अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल शीन रिएक्शन। दिस इज़ मीनोशीन चौधरी। आई होप सो आप सब लोग फिट फाट होंगे, टिप टॉप होंगे और मज़े से होंगे। तो आज मैं वीडियो लेके आई हूँ, बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो है बांग्लादेश के बारे। बांग्लादेश के लोगों की जो लाइफ है वो कैसी है और बांग्लादेश पाकिस्तान से आगे क्यों है, इससे रिलेटेड हम वीडियो में डिटेल में देखेंगे। वीडियो का टाइटल है बांग्लादेश ट्रैवल उर्दू फैक्ट्स एंड डॉक्यूमेंट्री अबाउट बांग्लादेश। तो बहुत सारे फैक्ट्स बांग्लादेश के बारे में पता है, हम मज़ीद इस वीडियो में देखते हैं बांग्लादेश के बारे में फैक्ट्स। Let's start the video. 3, 2, 1 start. अस्सलाम वालेकुम। ऐसा ही था जो एक ज़माने में मशरिकी पाकिस्तान कहलाता था, लेकिन आज ये पाकिस्तान से अलग हो चुका है। जी हाँ, आज हम सैर करने जा रहे हैं बांग्लादेश की, जिन्हें दुनिया की मेहनती कौम कहा जाता है। पाकिस्तान से अलग होने के बाद यहाँ के लोग कैसी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, माशी तौर पर कैसे ये मुल्क पाकिस्तान से आगे निकल चुका है। क्या बांग्लादेश के लोग पाकिस्तानियों को पसंद करते हैं? कैसे टेक्सटाइल इंडस्ट्री पाकिस्तान से बांग्लादेश चली गई? आज कौन सा मौका दोबारा पाकिस्तान को मिला है कि बांग्लादेश को माशी तौर पर ये पीछे छोड़ सकता है? बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना को कैसे स्टूडेंट्स ने एहतजाज कर मुल्क छोड़ने पर मजबूर कर दिया? इसके अलावा आपको बांग्लादेश की ऐसी खूबसूरती दिखाएंगे जो आज से पहले आपने कभी नहीं देखी होगी। चलें अब निकलते हैं बांग्लादेश के एक शानदार सफ़र पर। इस कंट्री का ऑफिशियल नाम पीपल्स रिपब्लिक ऑफ बांग्लादेश है, लेकिन इसके अलावा बहुत से नामों से इसे पुकारा जाता है, जैसा कि बंगाली या कंट्री ऑफ बंगाल। बांग्लादेश का मतलब है बंगालियों की सरजमीन। 16 दिसंबर 1971 को तारीख का वो दिन था जब इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के नाम से पहचाने जाने वाला हिस्सा एक नई शिनाख्त के साथ दुनिया के नक्शे में उभरा। ये बिल्कुल ऐसा ही था जैसे किसी ने जिस्म का एक आज़ाद जिस्म से अलग कर दिया हो। पाकिस्तान को आज़ादी मिले अभी 25 साल भी नहीं गुजरे थे कि इंडियन की मदद के साथ मशरकी पाकिस्तान कहलाए जाने वाले हिस्से ने आज़ादी हासिल कर ली। ये ऐसा ज़ख्म है जो आज भी तारीख की किताबों में जिंदा है। बांग्लादेश की मौजूदा कुल आबादी 17 करोड़ 36 लाख के करीब है, जो आबादी के लिहाज से दुनिया का 8वां बड़ा मुल्क है, जबकि इस्लामी दुनिया का ये तीसरा सबसे ज्यादा आबादी वाला मुल्क है। बांग्लादेश का कुल रकबा 1,48,460 मुरबा किलोमीटर है। रकबे के लिहाज से ये मुल्क दुनिया के 92वें नंबर पर आता है। बांग्लादेश का बॉर्डर सिर्फ 2 ममालिक से लगता है, जिसमें इंडिया से 95% और म्यांमार से 5% लगता है, जबकि दूसरी तरफ खलीज बंगाल की तवील साहली पट्टी वाक़या है। दोस्तों, बांग्लादेश की कौम को दुनिया की मेहनती कौम कहा जाता है और इस मुल्क की तेजी से तरक्की का राज भी यही है। पूरी दुनिया के किसी भी मुल्क में चले जाएं, आपको बंगाली सबसे ज्यादा मेहनत से काम करते हुए नजर आएंगे। खास तौर पर अरब ममालिक में बंगाली बड़ी तादाद में आबाद हैं। अरब ममालिक में पाकिस्तानी कम होते जा रहे हैं, जबकि बंगालियों की तादाद में तेजी से इजाफा हो रहा है। इसकी बड़ी वजह यह भी है कि ये कम पैसों में ज्यादा काम करते हैं। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन की रिपोर्ट के मुताबिक 74 लाख बांग्लादेशी काम के घर से दूसरे ममालिक में मुकीम हैं, जिसमें 30 लाख के करीब इंडिया में रहते हैं, जबकि 10 लाख के करीब सऊदी अरब में जिंदगी गुजार रहे हैं और अपने मुल्क को पैसा कमा कर भेजते हैं। एशिया का सबसे बड़ा साहिल समुंदर भी बांग्लादेश में है, जिसकी लंबाई 120 किलोमीटर है और ये दुनिया का भी तीसरा सबसे तवील साहिल है। इस मुल्क में बोली जाने वाली जुबान बंगला है, जो दुनिया की सबसे ज्यादा बोली जाने वाली जुबानों में 8वें नंबर पर आती है। इसके अलावा हिंदी और उर्दू जुबान भी लोग बोलते हैं। बांग्लादेश में 91% मुसलमान आबाद हैं, जबकि 8% हिंदू और 1% दूसरे मज़हब के लोग रहते हैं। दोस्तों, यहाँ आपको एक हैरानकुन बात बताता चलूँ, जिससे आपको बांग्लादेश की सलाहियत और मेहनती होने का अंदाज़ा हो जाएगा। दुनिया में चाइना और इंडिया जैसे बहुत बड़े रकबे वाले ममालिक साल में 3 बार चावल की पैदावार करते हैं, जबकि बांग्लादेश रकबे के लिहाज से 92वें नंबर पर आता है। इसके बावजूद ये मुल्क भी साल में 3 बार चावलों की पैदावार करता है और दुनिया में चावल पैदा करने वाले ममालिक में तीसरे नंबर पर आता है और पूरी दुनिया को चावल एक्सपोर्ट भी करता है। ये वही मुल्क है जिसके 1971 में हालात बद से बदतर थे। करेंसी की वैल्यू भी जीरो थी, यहाँ तक कि पाकिस्तानी रुपए पर बांग्लादेशी स्टैंप लगाकर इस्तेमाल की जाती थी। बांग्लादेशी करेंसी के प्रिंट होने के बाद भी इसकी वैल्यू टके की भी नहीं थी, लेकिन आज पाकिस्तानी करेंसी की वैल्यू टके की भी नहीं रही। जी हाँ, बांग्लादेश की करेंसी को टका कहा जाता है। आज एक बांग्लादेशी टके के बदले 2.30 पाकिस्तानी रुपए आते हैं। 1971 के बाद बांग्लादेश ने तरक्की का सफर बहुत तेजी से तय किया है।
जबकि पाकिस्तान इसके बरअक्स तनज़्ज़ुली का शिकार रहा है। 2024 के अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक पाकिस्तान की जीडीपी $340 बिलियन है, जबकि बांग्लादेश की जीडीपी $460 बिलियन है। पाकिस्तान में रहने वालों की फीकस आमदनी $1600 है, जबकि बांग्लादेश की $2800 है। पाकिस्तान के फॉरेन रिजर्व $4 बिलियन के करीब हैं, जबकि आज भी बांग्लादेश के फॉरेन रिजर्व $21 बिलियन के हैं। पाकिस्तान से टूटकर अलग हुआ हिस्सा आज $55 मिलियन का सामान पूरी दुनिया को बेच रहा है, जबकि पाकिस्तान $30 बिलियन की एक्सपोर्ट करता है। आज़ादी के वक्त ये मुल्क दुनिया का दूसरा सबसे गरीब मुल्क था, लेकिन आज इसकी चंद सालों में तरक्की देखकर दुनिया हैरान रह जाती है। आज ये जनूबी एशिया की दूसरी और एशिया की 10वीं बड़ी माशी ताकत बन चुका है। बांग्लादेश की सबसे अहम एक्सपोर्ट रेडीमेड गारमेंट्स हैं। 1980 से बांग्लादेश ने सबसे ज़्यादा तवज्जो रेडीमेड गारमेंट्स पर दी है। लेकिन सोचने की बात यह है कि पाकिस्तान की फैसलाबाद की टेक्सटाइल इंडस्ट्री कैसे तबाह हो गई और बांग्लादेश टेक्सटाइल में बहुत आगे निकल गया। इसकी कुछ वजूहात में से चंद ये हैं कि बांग्लादेश की फैक्ट्रियों में खवातीन कम उजरत में काम करती हैं, सस्ती बिजली और टैक्स फ्री जैसी सहूलियात फराहम की, जिसकी वजह से कम कीमत में मेयारी मसनूआत पैदा होती हैं। जबकि पाकिस्तान में अदम सियासी इस्तेकाम रहा, बिजली और गैस महंगी कर दी गई, जिसके बाद पाकिस्तान टेक्सटाइल में बांग्लादेश का मुकाबला न कर सका। बांग्लादेश की पॉलिसियों ने सरमायाकारों को अपनी तरफ मतवज्जा किया, जिसके बाद पाकिस्तान के टेक्सटाइल ब्रांड ने बांग्लादेश में भी काम शुरू कर दिया, जिसमें क्रिसेंट टेक्सटाइल मिल्स, गुल अहमद टेक्सटाइल, निशाद मिल्स लिमिटेड और अल करम टेक्सटाइल वगैरह शामिल हैं। आज इन कंपनियों की प्रोडक्शन का बहुत सा हिस्सा बांग्लादेश में तैयार किया जाता है, जिससे बांग्लादेश में रोजगार की फराहमी हुई। ये सब कुछ बांग्लादेश की कारोबार दोस्त पॉलिसियों का नतीजा था। लेकिन जहां आपको एक अहम बात बताता चलूं, आज पाकिस्तान के पास दोबारा इंडस्ट्री को जिंदा करने का मौका मिला है। आपने टीवी पर सुना होगा कि अमेरिका ने पूरी दुनिया पर मुख्तलिफ टैक्स टैरिफ लागू किए हैं। मतलब अमेरिका जिन ममालिक से सामान खरीदेगा, उस ममालिक का एक टैक्स परसेंटेज होगा। इस वक्त अगर कोई अमेरिकन बांग्लादेश से सामान खरीदेगा तो इसे 37% टैक्स देना होगा, लेकिन अगर कोई अमेरिकन कंपनी पाकिस्तान से सामान खरीदेगी तो इसे सिर्फ 29% टैक्स देना होगा। इसलिए पाकिस्तान अमेरिका की इस पॉलिसी से फायदा उठा सकता है। बांग्लादेश का कैपिटल ढाका है, जो मुल्क का सबसे बड़ा और गुंजान आबादी वाला शहर है। ये शहर आबादी के लिहाज से पूरी दुनिया का 5वां बड़ा शहर है, जिसकी कुल आबादी 1 करोड़ 2 लाख के करीब है। इस शहर का कुल रकबा 306 मुरबा किलोमीटर है, जहां हर किलोमीटर में 44,500 लोग रहते हैं। ये शहर नेपाल से निकलने वाली नदी गंगा के किनारे वाक़या है। ढाका बांग्लादेश के लिए बहुत अहमियत रखता है। ये दारुल हुकूमत होने के साथ साथ इस मुल्क की इंडस्ट्रियल हब भी है। पूरे बांग्लादेश की इकोनॉमी की इनकम का 35% हिस्सा ढाका से आता है। ढाका सिटी में ट्रैफिक और रश आपको सबसे ज्यादा नजर आएगा। इस शहर में 4 लाख से ज्यादा साइकिल रिक्शा मौजूद हैं, जो इसे दुनिया के दूसरे शहरों से मुनफरिद बनाते हैं। इसे रिक्शा कैपिटल भी कहा जाता है। ट्रैफिक जाम इस शहर में बहुत ज्यादा रहता है। 2011 की रिपोर्ट के मुताबिक यहाँ रोजाना 6 घंटे तक ट्रैफिक जाम जरूर रहता है। ढाका के कुछ हिस्से बहुत साफ सुथरे हैं, लेकिन बहुत से हिस्से ऐसे हैं जहाँ गंदगी और पोल्यूशन बहुत ज्यादा है, लेकिन इस गंदगी के बावजूद लोग जिंदगी गुजारते हैं। बांग्लादेश के कुछ लोगों से पूछा गया, क्या आप पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं, तो ज्यादातर का जवाब हाँ में था। अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा देते हैं। और ये तब्दीली खास तौर पर हसीना वाजिद के इस मुल्क से भाग जाने के बाद आई है। यहाँ तक कि इस मुल्क को आज़ाद करवाने वाले मुजीबुर रहमान के पुतले भी गिरा दिए गए हैं। दोस्तों, ओल्ड ढाका के इलाके में नवाबपुर रोड में अगर आप जाएंगे तो कई घंटे तक आप ट्रैफिक जैम में फंस जाएंगे। हर तरफ साइकिल रिक्शा ही नजर आएगा। बांग्लादेश ने माशी तरक्की तो की है, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर में ज्यादा डेवलपमेंट आज भी नहीं है। ट्रेन में खड़े होकर और यहाँ तक कि ट्रेन की छतों पर भी बैठकर सफर करना यहाँ आम बात है। आपने शायद पूरी दुनिया में इससे ज्यादा रश वाली ट्रेन कभी नहीं देखी होगी। दोस्तों, ढाका सिटी को मस्जिदों का शहर भी कहा जाता है, जहाँ 6000 से ज्यादा मसाजिद मौजूद हैं। बांग्लादेश का लिटरेसी रेट 76% के करीब है, मतलब 76% लोग पढ़ना और लिखना जानते हैं। ढाका में बहुत सी तारीखी बिल्डिंग्स भी मौजूद हैं, जिनमें लालबाग फोर्ट, एहसन मंजिल म्यूजियम और कदीम मसाजिद शामिल हैं। जी तो व्यूअर्स, ये थी आज की वीडियो। बांग्लादेश के बारे में हमने फैक्ट्स जाने और बांग्लादेश पाकिस्तान से क्यों आगे वो हमने देख लिया कि बांग्लादेश में
جو بنگلہ دیش کے لوگ ہیں وہ بہت زیادہ محنتی ہوتے ہیں، اور عرب کنٹریز میں بھی بنگلہ دیش کے لوگ جو ہیں وہ بہت زیادہ جا رہے ہیں. اس کی وجہ یہ کہ وہ بہت محنت سے کام کرتے ہیں اور جو پیسے ہیں وہ کم لیتے ہیں. اس کی نسبت پاکستانی اور انڈینز جو ہے وہ زیادہ پیسے مانگتے ہیں اور کام بھی اس طرح سے نہیں کرتے. اس لیے باہر کی کنٹریز میں بھی اب جو بنگلہ دیشی ہیں ان کا راج چل رہا ہے. بہت زیادہ جو امپلائیز ہیں وہ بنگلہ دیش سے ہی جا رہے ہیں. اور بنگلہ دیش نے ٹیکسٹائل میں جس طرح سے ترقی کی ہے، پاکستان میں فیصل آباد کی جو انڈسٹری تھی وہ اس طرح سے نہیں رہی، مطلب کافی زیادہ وہ جو ہے تنزلی کا شکار ہے. لیکن بنگلہ دیش میں سب سے بڑی وجہ تو وہ جو ہے وہ وومن امپاورمنٹ ہے. عورتوں کو کام دیا گیا، عورتوں کو جابس دی گئیں اور سستی گیس اور بجلی پرووائڈ کی گئی، جس کی وجہ سے بنگلہ دیش نے ٹیکسٹائل میں اتنی ترقی کی. اور وہاں کے ریڈی میڈ گارمنٹس جو ہیں وہ پوری دنیا میں بھیجے جاتے ہیں، اور ریڈی میڈ گارمنٹس کے لحاظ سے بنگلہ دیش جو ہے وہ فرسٹ نمبر پہ ہے. لیکن پاکستان نے اتنی ہی زیادہ پیچھے کی طرف آیا، اور جو گارمنٹس جس میں پاکستان ایک ٹائم پہ راج کرتا تھا، آج پاکستان بہت پیچھے. اور میں نے فرسٹ ٹائم ویڈیو میں دیکھا کہ پاکستان کے بڑے بڑے برانڈ جیسے نشاط الکرم ہے، ان کی بھی پروڈکٹس جو ہیں وہ بنگلہ دیش میں بنتی ہیں. اور یہ سب کچھ اس لیے پاسبل ہوا کیونکہ بنگلہ دیش کی دوست پالیسیز ہیں، جس کی وجہ سے بنگلہ دیش ڈفرینٹ کنٹریز کو جو ہے وہ پروڈکٹس مہیا کر. لٹریسی ریٹ کی بات کریں وہ بھی کافی بہتر ہو چکا ہے بنگلہ دیش کا. اور جو سب سے مزیدار چیز تھی، جو ٹرین ہے ڈھاکہ میں جو ہمیں نظر آئی، کہ اس طرح کی ٹرین ہم نے پہلے کہیں نہیں دیکھی ہوگی. اتنی زیادہ بھری ہوئی ٹرین جو ہے، مطلب ٹرین کے اوپر بھی لوگ کھڑے ہوتے ہیں، اور پوری ٹرین مطلب وہ دیکھ کے ہی جو ہے نا وہ فیس پہ اسمائل آ جاتی ہے. اتنے زیادہ لوگ جو ہیں ٹرین میں ٹریول کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ ذرا ایک ڈفرینٹ چیز ہے بنگلہ دیش. بنگلہ دیش جو ہے وہ اتنا محنتی ہے، اس بات کا اندازہ اس سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ پاکستان اور انڈیا جیسے بہت بڑے رقبے اور بہت بڑی لینڈ کے مالک کنٹریز جو ہیں وہ سال میں 3 دفعہ چاول کی فصل اگاتے ہیں. اور بنگلہ دیش جو اپنی لینڈ کے لحاظ سے 92 نمبر پہ آتا ہے، مطلب بہت تھوڑی لینڈ ہے بنگلہ دیش کے پاس، لیکن بنگلہ دیش بھی سال میں 3 دفعہ چاول اگاتا ہے. تو یہ اس کا کریڈٹ بنگلہ دیش کے محنتی لوگوں کو جاتا ہے. اور اس کے علاوہ مزید بتائیے گا جتنے فیکٹس اس ویڈیو میں بتائے گئے کہ آپ لوگ اس سے ایگری کرتے ہیں. اگر ایگری کرتے ہیں تو کمنٹس میں آ کے ضرور بتائیے گا، اور اگر کوئی اور فیکٹ ہے تو وہ بھی آ کے ضرور بتائیں. ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل پہ ہو تو چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور بیل آئیکن کو ہلکا سا پریس کر دیں. ملتی ہوں نیکسٹ ویڈیو میں. ٹل دین اسٹے ہیلدی، اسٹے ویلدی، اسٹے آسم. اللہ حافظ.